एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम जून 2022 और दिसंबर 2021 की जो एक मर्ज साइकिल थी वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। इसमें हम 50 क्वेश्चंस अभी कर चुके हैं, उसके आगे के क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपने देखा था 50 क्वेश्चन तक हमने लास्ट क्लास में अपने सॉल्व कर लिया था, उसी से आगे का हम आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 51 क्वेश्चन से, तो 51 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ स्ट्रेटेजी। ठीक है, स्ट्रेटेजी की फीचर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी मतलब कोई एक तरीके से प्लान बनाना, स्ट्रेटेजी बनाना, उसके क्या क्या फीचर हैं। ठीक है, उसके क्या क्या गुण होते हैं। एक तो इट रिलेट्स टू वन एरिया ऑफ ऑपरेशन, ये सिर्फ एक एरिया, ऑपरेशन के एक एरिया से रिलेटेड होता है, तो ये गलत है, क्योंकि एक से ज़्यादा एरिया से रिलेटेड आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो। ठीक है, प्लानिंग कर सकते हो। इट रिक्वायर्स कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ठीक है, इसमें आपको क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति आपका कमिटमेंट होना चाहिए प्लानिंग और स्ट्रेटेजी करने से पहले। ठीक है, इट इज़ बेस्ड मोस्टली ऑन फ्यूचर सिनेरियो। ऑब्वियसली प्लानिंग और स्ट्रेटजी हम किसके लिए करेंगे, फ्यूचर के लिए करेंगे। ठीक है, फिर क्या है, इट विल नॉट अफेक्ट फ्यूचर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर ग्रोथ को अफेक्ट नहीं करता है, तो ये गलत है, क्योंकि करता है। जितनी अच्छी आपकी प्लानिंग होगी उतना ही अच्छा आपका क्या होगा, फ्यूचर में आपकी कंपनी ग्रो करेगी। फिर फिफ्थ इन्होंने दिया है, इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ फोर्सेज इन दी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब कि आपका जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी आपके बिहेवियर है, जो भी आप काम कर रहे हो, उस पर बेस्ड होता है। ये तो ठीक है, जैसा भी आप काम करोगे तो प्लानिंग हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, क्या हमारा रिसोर्सेज में कितनी इफिशियंसी है, उसके चलते हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 3 पॉइंट हो गए। इसका आंसर है बी, सी और ई। ठीक है, बी, सी और ई इसका आंसर है। ठीक है, बी, सी और ई इसका आंसर है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंज्यूमर प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक है, व्हाट आर द कंज्यूमर प्रॉब्लम इन इंडिया, तो कंज्यूमर की क्या क्या प्रॉब्लम है भाई। एक तो इन्फॉर्मेशन की कमी है, कंज्यूमर को पता ही नहीं है कि उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन की कमी है कंज्यूमर को। ठीक है, एक तो ये वाली प्रॉब्लम है। दूसरा है पुअर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी से, तो क्या ही करना है कंज्यूमर को। ठीक है, फिर थर्ड है आपका प्रोस्पेरिटी का भी, प्रोस्पेरिटी कोई कमी तो नहीं है ना, तो ये दो तो हमारी कमी नहीं होगी। इलिटरेसी हमारी कमी है। ठीक है, क्योंकि हम अनपढ़ हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारे क्या राइट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा अट्रैक्टिव पैकेजिंग हमारी कंज्यूमर की कमी है, कि हम किस में आ जाते हैं, कितनी सुंदर पैकेजिंग हमें अपने जो भी प्रोडक्ट हम खरीदने जा रहे हैं उसमें मिल रही है। ठीक है, तो हमारी जो मेन प्रॉब्लम्स है वो हमारी 3 प्रॉब्लम्स है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, इलिटरेसी और अट्रैक्टिव पैकेजिंग से हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिल्ड्रन ही बिहेव मॉरली टेंड टू हैव पेरेंट्स हु। ठीक है, जो चिल्ड्रन मॉरली बिहेव करते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो किस तरीके के होंगे। ठीक है, तो इनके पेरेंट्स किस तरीके के होंगे, सिंपल सी बात है, जो अच्छे से बिहेव करते हैं, फोस्टर एन एक्सटर्नल रेदर देन द इंटरनल सेंस ऑफ मॉरलिटी, मतलब कि बाहर से तो आप नमस्ते करो, अंदर से गाली दो। ठीक है, तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट अगर आप बताओगे अपने बच्चे को कि बस आपको तो पनिशमेंट के डर के चलते, या आपको इस तरीके से नमस्ते करना है पनिशमेंट के डर के चलते, तो आप और इंटरनली आप उसे समझाओगे नहीं कि क्या इंपॉर्टेंस है आपको बड़ों की रिस्पेक्ट करने में। ठीक है, तो वो क्या है, वो आपका, अगर आप सिर्फ एक्सटर्नली उस पर प्रेशर डाल के आप मॉरलिटी को फॉलो कराओगे, इंटरनली फॉलो नहीं कराओगे, मतलब पनिशमेंट के डर से अगर वो मॉरलिटी को फॉलो करेगा बच्चा, तो ठीक है, तो ये इस तरीके के पेरेंट्स होते हैं वो। या इन्वॉल्व चिल्ड्रन फैमिली डिसीजन, मतलब आपका जो बेबी है, बालक है, उसको आप फैमिली डिसीजन में इन्वॉल्व करो, एंड इन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट मॉरल डिसीजन, और उनको मॉरल डिसीजन के लिए सोचने दो। ठीक है, मॉरल डिसीजन की जो प्रोसेस है उसके बारे में उनको सोचने दो। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका। ठीक है, तो बी हो गया। इसके बाद सी है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द चिल्ड्रन टू लर्न अबाउट द अदर्स पर्सपेक्टिव एंड फीलिंग, ये भी सही है। आप बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दो कि वो क्या कर सके, दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी समझ सके, औरों के पर्सपेक्टिव को, एम्पैथी वाली फीलिंग उसके अंदर आए। ठीक है, फिर थर्ड है आपका, और वार्म एंड सपोर्टिव रेदर देन द पुनेटिव एंड इंडक्टिव डिसीजन। ठीक है, यानी कि क्या, ये वाले पेरेंट्स कौन से होते हैं, जिनके बच्चे अच्छे मॉरली बच्चे होते हैं, वो वार्म पेरेंट्स होते हैं और सपोर्टिव पेरेंट्स होते हैं, ना कि पनिशमेंट देने वाले, गुस्सा करने वाले, नाराज़गी करने वाले पेरेंट्स होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका, बी, सी और डी। ठीक है, ए इसका आंसर नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल कोई भी चीज़ अगर आप बच्चे पे फोर्सफुली उसे सिखाओगे तो वो आपके सामने तो डर के करेगा, पर वो नहीं करेगा। तो आपको क्या करना होगा, मॉरलिटी करने के लिए इंटरनली ही उसको वो मॉरल जो है उसके अंदर डालने होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आइडेंटिफाई इज अ सेल्फ पोर्ट्रेट कंपोजिशन ऑफ मैनी पीसीज इंक्लूड्स, ठीक है। इसमें अगर आप सेल्फ पोर्ट्रेशन की बात करोगे, मतलब मेरा खुद के लिए क्या कॉन्फिडेंस, क्या इमेज है, ठीक है, क्या मैं अपने बारे में सोचती हूँ, तो उसके लिए मैं क्या क्या चीज़ें अपने अंदर रखूँगी। एक तो आपका इसके अंदर रखा जाएगा, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम, हाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे। इसमें आपका सेल्फ पोर्ट्रेट कंपोज्ड ऑफ मैनी पीसीज इंक्लूड्स, ठीक है, इसमें क्या क्या पीसीज आपके होंगे। तो इसमें सबसे पहला है आपका करियर आइडेंटिटी, आपके बारे में होगी, इंटरेस्ट होगा, और ओके तो वीडियो ना थोड़ा सा पॉज था, तो मैं एक बार देख लेती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन मैंने कराए हैं, मुझे ध्यान नहीं है कहाँ से पॉज हुआ था। तो इसमें एक तो चिल्ड्रन हु बिहेव मॉरली टेंड टू हैव पेरेंट्स हो, ठीक है, कौन से पेरेंट्स जिनके बच्चे जो हैं पेरेंट्स क्या करते हैं, इन्वॉल्व चिल्ड्रन इन फैमिली डिसीजन मेकिंग, ये इसका आंसर है। डिसीजन मेकिंग में बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, ये वाला आंसर आएगा इसका। दूसरा प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द चिल्ड्रन टू लर्न अबाउट अदर्स पर्सपेक्टिव, दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं। वार्म होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, और दंडनात्मक और प्रेरक अनुशासन के बजाय वो कुछ अच्छा वार्म और सपोर्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये 3 इसके आंसर थे। इसके बाद नेक्स्ट पूछा था आइडेंटिटी इज़ अ सेल्फ पोर्ट्रेट कंपोज ऑफ मैनी पीसेज इंक्लूड्स, ठीक है, इसके अंदर आपका करियर आइडेंटिटी है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। अगर मुझे अपनी खुद की आइडेंटिटी बनानी है तो मेरे अंदर क्या क्या चीज़ें, मैं अपने आप को सेल्फ आइडेंटिटी के लिए देखूंगी कि मेरे अंदर क्या क्या होना चाहिए, किस तरीके की इंसान हूँ मैं, तो मेरी क्या पहचान है, क्या आइडेंटिटी है मेरी, ठीक है। तो उसमें मेरी एक तो करियर आइडेंटिटी आएगी, मेरा इंटरेस्ट आएगा, पर्सनैलिटी आएगा, और आइडियलिस्टिक बिहेवियर आएगा, ठीक है। ये आपकी आइडेंटिटी आएंगी, करियर आइडेंटिटी, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी और आइडियलिस्टिक बिहेवियर, ये आपके आते हैं। क्योंकि अगर मुझे अपने बारे में देखना है तो मैं सबसे पहले मेरे इंटरेस्ट क्या है, मेरे इंटरेस्ट मेरी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करेंगे, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मेरा आइडियलिस्टिक बिहेवियर, मेरा आदर्शवादी व्यवहार क्या है, मैं किस तरीके का व्यवहार करती हूँ, करियर में क्या करती हूँ, ठीक है। ये 4 चीज़ आएंगी। पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं होती है अगर आपको सेल्फ पोर्ट्रेट इमेज की बात आप कर रहे हो, तो ठीक है, खुद की इमेज की बात अगर आप कर रहे हो तो इसमें वो नहीं आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अनसोशल बिहेवियर पैटर्न्स हमारे क्या क्या होंगे। अनसोशल बिहेवियर पैटर्न में सबसे पहला आपका है ईगोसेंट्रिक, ठीक है। ईगोसेंट्रिक आपको पता ही है अनसोशल बिहेवियर में क्यों, क्योंकि ये ईगोसेंट्रिक होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है कि जब हम किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझते ही नहीं और समझना ही नहीं चाहते, जैसे बच्चों में तो होता ही होता है, लेकिन कुछ लोग अपने आप को अपनी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझते ही नहीं, बस अपनी चलाते हैं, ठीक है। तो वो ईगोसेंट्रिक जो होगा आपका अनसोशल बिहेवियर में आएगा। दूसरा प्रेजुडिस है आपका, ये बायस और डिस्क्रिमिनेशन है इसका मतलब, यानी कि अगर आप बायस और डिस्क्रिमिनेट करते हो लोगों को, तो क्या है, आप पक्षपात करते हो, आप बायस हो, तो आप अनसोशल बिहेवियर पैटर्न है ये। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका राइवलरी, अगर आप हो तो, ठीक है, राइवलरी अगर आप हो तो आप क्या हो, अनसोशल बिहेवियर में आओगे, ठीक है। असेंडेंट बिहेवियर जो है यानी कि प्रभुत्ववादी, ये आपका अनसोशल बिहेवियर में नहीं आएगा, आप सबको लेकर के चल रहे हो, ठीक है। कोऑपरेशन, मिल बांट के आप काम कर रहे हो, तो ये भी आपका अनसोशल बिहेवियर में नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है आपके ए, बी और डी, ठीक है, ए, बी और डी, इसका आंसर है ए, बी और डी, ए, बी और डी, दिया ही नहीं है इसमें, ए, बी और डी आंसर शायद दिया नहीं है इसमें, तो ए, बी और डी जो है वो इसका आंसर है। राइवलरी हो गया आपका, और प्रेजुडिस हो गया, और ईगोसेंट्रिक हो गया, वो इसका आंसर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन विद एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में, ठीक है, अगर बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब थोड़ा सा उसमें आईक्यू की कमी है, ठीक है, आईक्यू उसका कितना है, थोड़ा लो है, 75 से नीचे आईक्यू है इसका, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबल चिल्ड्रन में आएगा वो, तो उसको किस किस चीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो वो क्या होगा, सिट अप, क्रॉल एंड वॉक लेटर देन अदर चिल्ड्रन। हाँ सही बात है, अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है तो उसकी जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो भी क्या होगा, थोड़ा और बच्चों के हिसाब से थोड़ा सा धीमे होगा, ठीक है। तो एक तो ये इसका आंसर हो गया। दूसरा है आपका फाइंड इट हार्ड टू रिमेंबर थिंग्स, नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू पे फॉर थिंग्स, ठीक है, कैसे चीज़ों को याद रखने में कठिनाई होती है, यह समझना कि चीज़ों का भुगतान कैसे किया जाए, मतलब कैसे आप चीज़ों को यूज़ करो, कैसे आप उनका भुगतान करो, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो सकता है कि आप चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हो, उनको याद नहीं रख पा रहे हो, ठीक है। फिर है अंडरस्टैंड सोशल रोल्स इजली, स्पीक फ्लुएंटली, नहीं तो ये भी उल्टा है, वो एकदम से अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो सोशल रोल्स को समझने में भी उनको क्या लगेगा, टाइम लगेगा, और स्पीक फ्लुएंटली नहीं होती, इनकी स्पीक थोड़े से वर्ड्स में भी इनको प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। फिर है
नेक्स्ट हैव ट्रबल सीइंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस, ठीक है। इसका हैव ट्रबल सीइंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस, अपने कार्यों के परिणाम देखने पर घबरा जाते हैं, ठीक है। तो ये भी ठीक है भाई, घबरा जाते हैं। सॉल्व प्रॉब्लम इजीली, थिंक लॉजिकली, तो ये तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में ये तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल उल्टा ही बोल रहा है ये, ठीक है। प्रॉब्लम भी नहीं वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और लॉजिकली तो वो सोच ही नहीं सकते क्योंकि इंटेलेक्चुअल IQ में कमी है, ठीक है। तो A, B, D इसका आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? A, B और D, ठीक है। A, B और D इसका आंसर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग वे कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल लीडर्स फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, ठीक है। फॉलोइंग क्या बोल रहा है ये? द फॉलोइंग वेज कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल लीडर। अच्छा, किस तरीके से आप एक पोटेंशियल लीडर को कम्युनिटी डेवलपमेंट में आइडेंटिफाई करोगे कि आप जिस भी कम्युनिटी में काम करने जा रहे हो उसका एक अच्छा लीडर बन सकता है, जैसे कि आपके सरपंच हो गए, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई हुए होंगे? सबसे पहले आपके जो पंचायत घर के प्रधान हैं, ठीक है, तो जो नेता होते हैं एक तरीके से, तो गाँव में भी जो लोकल लीडर्स होते हैं उसको किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जब आप निम्नलिखित में से कौन से तरीके से सामुदायिक विकास संबंधी पहलों के लिए संभावनाशील नेताओं की पहचान के लिए उपयोग में किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें एक तो डिस्कशन है, ठीक है। डिस्कशन के थ्रू आप पहचान सकते हो कि सामने वाला कितना अच्छा नेता बन सकता है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कितने अच्छे से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। सोशियोमेट्रिक टेक्निक, ठीक है। सोशियोमेट्रिक टेक्निक के थ्रू आप देख सकते हो कि कितने अच्छा उसको लोगों के साथ वो अपने आप को कनेक्ट करता है, ठीक है। जैसे ये टेस्ट है एक तरीके का, सोसाइटी को देखने का टेस्ट, ठीक है। सोसाइटी से आप किस तरीके से जुड़ते हो उसका ही टेस्ट है। पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है, किस तरीके से वो पार्टिसिपेट करता है लोगों के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो जिससे आप एक किसी भी व्यक्ति में कितनी अच्छी लीडर क्वालिटी है उसको पहचान सकते हो, ठीक है। तो ये आपका डिस्कशन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स हो गया, पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन हो गया। ड्रामेटाइजेशन इसमें नहीं आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशनल फोक मीडिया इन इंडिया, ठीक है। जो हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन फोक मीडिया है इंडिया के, उसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। तो इसमें देखो, जैसा आप देखोगे, जतरा हो गया, बुरा काथा हो गया, भांगड़ा हो गया, गरबा हो गया और बिसिदिया हो गया, बिसिदिया, ठीक है। विदेशिया, ठीक है, विदेशिया हो गया। तो इतने हमारी चीज़ें हो गई। अब ये क्या है? शैक्षिक लोक मीडिया की बात कर रहे हैं हम, शैक्षिक लोक मीडिया। तो शैक्षिक लोक मीडिया में आपका क्या क्या आएगा? एक तो आपका आएगा शैक्षिक, इसमें आपका बुरा काथा, ठीक है, बुरा काथा आएगा आपका शैक्षिक लोक मीडिया में। दूसरा आएगा भांगड़ा, ठीक है। तीसरा आएगा आपका गरबा, ठीक है। ये शैक्षिक लोक मीडिया है ये, ठीक है। तो इसमें आपके आंसर्स क्या हैं? B, C और D। ओके भाई बच्चों, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, मैं बार बार पॉज करके भूल जा रही हूँ आज मैं अपनी वीडियो, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, इसमें क्या है आपका जो क्वेश्चन आया है, एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन फोक मीडिया इन इंडिया, ठीक है। तो जो आपके ट्रेडिशनल फोक मीडिया है उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स है? तो एक तो जतरा है, ये बुरा काथा है, बुरा काथा, भांगड़ा, गरबा और विदेशिया। इसमें से आपके क्या एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। क्या आपका ट्रेडिशनल एजुकेशनल फोक मीडिया है, ठीक है। वैसे तो सारे फोक मीडिया हैं ट्रेडिशनल फोक मीडिया, लेकिन अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे तो किससे हम एजुकेशन दे सकते हैं? तो भांगड़ा और गरबा क्या आपको पता है, ये रिक्रिएशन के लिए होते हैं, डांस वगैरह के लिए होते हैं, पर इसमें एजुकेशनल मेथड नहीं है ये, ठीक है, भांगड़ा और गरबा, ठीक है। तो एजुकेशन हमारे कौन कौन से हो गए? जतरा हो गया, बुरा काथा हो गया और विदेशिया हो गया, ठीक है। तो जतरा हमारा क्या है? जतरा हमारा कॉम्बिनेशन है आपका, ये एक तरीके का थिएटर है जिसमें आप एक्टिंग, सॉन्ग्स और म्यूजिक को कंबाइन करते हो, डांस को कंबाइन करते हो। ये बंगाल का है, ठीक है। और लोग एक जगह से दूसरी जगह जा जाके क्या करते हैं? थिएटर करते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो वो जतरा है और बंगाल का है ये आपका एजुकेशनल है। दूसरा आपका है फिर बुरा काथा आपका है आंध्र प्रदेश का, और ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का है। बुरा कथा एक ओरल स्टोरी टेलिंग टेक्निक है, ठीक है। बुरा कथा क्या है? ओरल स्टोरी टेलिंग टेक्निक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विदेशिया। विदेशिया आपका क्या है? विदेशिया आपका
विदिशा एक प्ले है या फिर डांस कह लो आप इसे, प्ले एंड डांस है ये, और भोजपुर बिहार का है ये, ठीक है, विदिशा। चलो ठीक है, ये आपके इसके हमारे जो है तीनों एजुकेशन मेथड है, इनमें किसी न किसी फॉर्म में एजुकेशन दी जाती है, लोगों को शिक्षित किया जाता है या अवेयरनेस बढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो ये इसके आंसर हो गया। और आज मैं बार बार भूल जा रही हूँ पॉज करके वीडियो, तो मुझे पता नहीं क्या क्या छूट रहा है आज, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, पावर ऑफ टेस्ट इज, ठीक है, टेस्ट की नहीं अभी इधर के है। फिर है आपका 59 वाला क्वेश्चन, इफेक्टिव मैनेजमेंट मॉनिटर एंड इवोल्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट इज फॉर। आप जो मॉनिटर और इवोल्यूशन करते हो प्रोजेक्ट को, वो आप क्यों करते हो, ठीक है। बार बार हम प्रोजेक्ट को मॉनिटर और इवोल्यूशन करते हैं, मतलब कि आपने कोई प्रोजेक्ट चलाया, उसके बाद बीच बीच में चेक करते रहोगे कि आपका प्रोजेक्ट ठीक चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आप मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट करते हो, तो इसमें सबसे पहला है आपका इफेक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है। पहला क्या आएगा आपका, इफेक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है, इफेक्टिव मैनेजमेंट आएगा। दूसरा अचीविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, मैनेजमेंट को इफेक्टिव करने के लिए हम बार बार क्या करते हैं, हमारा मैनेजमेंट इफेक्टिव हो इसलिए हम करते हैं मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन। दूसरा है अचीविंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम भाई इवोल्यूशन और मॉनिटरिंग करते रहते हैं। फिर थर्ड है आपका प्रमोशन ऑफ स्टेक होल्डर्स के लिए हम नहीं करते भाई, स्टेक होल्डर हितकारियों के लिए हम के प्रमोशन के लिए हम मॉनिटर और इवोल्यूशन जो है वो नहीं करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्टैब्लिशिंग अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, जवाबदेही साबित करने के लिए कि कहाँ हमारी गलती हो रही है, कहाँ हम ठीक चल रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी हमें ताकि क्लियर रहे, ठीक है। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, और ये देखने के लिए कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं उसका सही से इस्तेमाल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए बी डी और ई, ठीक है, ये इसके आंसर हो गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता सेन एक्सपेंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेवलपमेंट टू इंक्लूड, ठीक है, अमृता सेन ने क्या किया था, डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को एक्सपेंड किया था और क्या क्या उसमें उन्होंने इंक्लूड किया था। तो अमृता सेन कौन थे, अमृता सेन थे हमारे इंडियन इकोनॉमिस्ट थे और फिलोसफर थे, ये इंडियन इकोनॉमिस्ट और फिलोसफर हैं ये। द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग द फ्रीडम दैट पीपल्स कैन एक्सरसाइज, ठीक है, ये इन्होंने क्या बोला था, द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग द फ्रीडम दैट पीपल कैन एक्सप्रेस, मतलब लोगों को आज़ादी से रहने दो, इनका मेन क्या था, द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग द फ्रीडम फैलाने के लिए आपको क्या करना है, दैट पीपल कैन एक्सरसाइज, लोगों को क्या करना है, फ्रीडम फैलानी है, ठीक है। ये तो ये इनका मेन मोटो था। इसमें अब आप देखो इन्होंने क्या क्या बातें बोली थी। एक तो इन्होंने बिल्डिंग डिपेंड्स ऑन डेवलपिंग कंट्री ऑन डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, ऑन डेवलपिंग कंट्री ऑन डेवलप्ड कंट्रीज, नहीं ये तो गलत बात है बिल्कुल ही, ठीक है, इसको तो नहीं रखेंगे। और दूसरा है बिल्डिंग पीपल्स कैपेसिटीज़, हाँ लोगों की क्या बढ़ानी है, आपको क्षमता बढ़ानी है। फिर क्या, और लोगों का इन्हेंस पीपल्स फ्रीडम को बढ़ाना है। और लास्ट रिड्यूसिंग इन इक्वालिटी, ठीक है, इन इक्वालिटी को रिड्यूस करना है। तो कोई भी देश जो होगा उसका विकास होगा और बेहतर विकास होगा। बाकी ये दो इसके आंसर नहीं है। इनहेंसिंग पीपल्स इनकम थ्रू कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नहीं तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट से बढ़ाने से आपकी इनकम पे क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो तो आपके नहीं है, इसमें आपका बी सी और ई है, ठीक है, इसका आंसर। अब देखो आजकल इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि आपका एक तरह से करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। तो फिर अब आप देखते जाओगे आते आते समय में क्वेश्चन इस तरीके के आ रहे हैं कि जो पुराने क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल रिप्लेस होते जा रहे हैं, और जो आजकल की नई पॉलिसीज़ हैं, नई जो प्रोग्राम चल रही हैं, पॉलिसीज़ चल रहे हैं, जो लोगों ने अपने नए काम किए उसके बारे में क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो अब हमें करंट अफेयर को देखने की बहुत सख्त जरूरत है, होम साइंस से रिलेटेड कि कौन से प्रोग्राम्स आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन अब इस तरीके के आ रही है, कितने तरह के सर्वे निकले हैं, किस सर्वे ने क्या बोला है, ये सब चीज़ें अब हमें देखनी पड़ेंगी। तो पहले वाले पेपर अब रिप्लेस होते जा रहे हैं, और अब ये जो 4 पेपर मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, ये चारों ही पेपर में क्या है, मैंने ये देखा है कि इसमें करंट अफेयर के बहुत क्वेश्चन हैं। तो अब हमें थोड़ा सा अपना करंट अफेयर पे ही जो आपका होम साइंस से रिलेटेड है उसको भी अब लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, द पावर ऑफ टेस्ट इज, ठीक है, टेस्ट की पावर क्या क्या है। पावर ऑफ टेस्ट हमने देखा है रिसर्च में, ठीक है, रिसर्च में पावर ऑफ टेस्ट देखा है ना, वही है 1 - बीटा, ठीक है, पावर ऑफ टेस्ट वाला ही है ये कि आपकी टेस्ट की पावर क्या क्या है। तो एबिलिटी टू डिटेक्ट द रियल इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द सैंपल टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन, ठीक है, ये क्या कह रहा है, एबिलिटी टू डिटेक्ट द रियल इफेक्ट, आपकी जो भी रियल पॉपुलेशन का जो रियल इफेक्ट है उसको डिटेक्ट करने के लिए आपका जो ऑन अ सैम्पल टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन से जो सैंपल लिया गया है उसके जो रियल इफेक्ट है उसको डिटेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, पावर ऑफ टेस्ट चाहिए। तो ये सही बोल रहा है, जनसंख्या के लिए एक प्रतिदर्श पर आधारित जनसंख्या पर वास्तविक प्रभाव का पता लगाने की योग्यता हमें पावर ऑफ टेस्ट देता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टिंग रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज
ट्रू, ठीक है। नहीं तो ये तो उल्टा ही बोल दिया इन्होंने, जब ट्रू है तो हम रिजेक्ट करेंगे तो पावर ऑफ टेस्ट का हो गया, ठीक है। तो ये उल्टा बोल दिया है इन्होंने। फिर है इंक्रीज व्हेन सैम्पल साइज इंक्रीज, ठीक है। हाँ, ये बात सही है कि अगर पावर ऑफ टेस्ट बढ़ाना है तो आप सैम्पल साइज बढ़ा दो, ठीक है। तो आपका जो पावर ऑफ टेस्ट है वो अपने आप ही ऑलरेडी बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपके उसमें एरर्स आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करो, अपना सैम्पल साइज बढ़ा दो, तो उससे क्या होगा, आपका पावर ऑफ टेस्ट भी बढ़ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टिंग रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू, ठीक है। तो आपको क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टिंग रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू, जब आपका करेक्टिंग रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू, नहीं सॉरी, व्हेन इट इज़ फॉल, हाँ ये बात सही बोल रही है, ठीक है। ये सही है कि जब आपके नल हाइपोथेसिस फॉल है तो उसको रिजेक्ट करने में तो हेल्प करेगा ये, ठीक है। जो सही काम है उसको आपको सपोर्ट करेगा कि आपका वो सही काम सही क्यों कर रहे हो आप, ठीक है। जबकि यहाँ पे उल्टा बोल रहा था ये, तो ये तो सही है। तो आपका A, C, D जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। डिक्रीज व्हेन सैम्पल साइज इंक्रीज, नहीं उल्टा बोल रहा है, ठीक है। ये क्या होता है, जब बढ़ता है, जब सैम्पल साइज को बढ़ाओगे तो ये अपना आप ही आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये दो उल्टे बोल रहे हैं। बाकी आपका A, C, D जो है इसका आंसर है। ये आपको मैंने पढ़ाया है रिसर्च में बहुत अच्छे से, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, नहीं सॉरी, क्या था वो जो बेल का बना रहे थे हम, ये वाला क्या बोलते हैं इसको, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में पढ़ाया है ये, ठीक है। तो वहाँ देख लेना पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक वाले उसमें रिसर्च में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम हो गया। अब इसमें हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। इसमें RDA, भाई RDA क्योंकि नया आया है 2020, तो उसमें से क्वेश्चन भी खूब आ रहे हैं, तो एक बार आपको रीड आउट करना पड़ेगा RDA, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका कैल्शियम है, तो RDA में सबसे पहला कैल्शियम का RDA क्या है, कैल्शियम का RDA है, इन्होंने दिया हुआ है ऊपर, ये वाला, ठीक है। गर्ल्स यानी कि गर्ल्स जो आपकी हैं 16 to 18 ईयर की, उनका RDA 1050 मिलीग्राम पर डे है, ठीक है। गर्ल्स का तो कैल्शियम कितना लेना है, गर्ल्स ने 1050 मिलीग्राम, ठीक है। ये उन्होंने कैल्शियम लेना है, ठीक है, गर्ल्स ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट है तो RDA कैल्शियम का ही हो गया। फिर सेकंड पॉइंट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का RDA क्या है आपका, मैग्नीशियम का है आपका, गर्ल्स जो आपकी 13 to 15 ईयर की हैं उनको 340 मिलीग्राम पर डे आपको क्या लेना है, मैग्नीशियम लेना है, ठीक है। कितना लेना है, मैग्नीशियम लेना है, ये वाला, ठीक है। इसका आंसर होगा ये, ठीक है। इसके बाद आपका आयरन है। आयरन आपको कितना लेना है, देखो आयरन तो आसान सा याद भी रहता है, ये 30 मिलीग्राम पर डे लेना है आपको 13 से 15 ईयर के लिए, ठीक है। 30 मिलीग्राम पर डे आयरन आपको लेना है। फिर जिंक है। जिंक का आंसर आपका नीचे वाला है, ए वाला। गर्ल्स 16 to 18 ईयर की अगर गर्ल्स हैं तो कितना जिंक लोगे, 14.2 मिलीग्राम पर डे लोगे, ठीक है। 14.2 मिलीग्राम। ये RDA 2020 जो आया है उसका क्वेश्चन है, मैं भी पढ़ाऊंगी एक बार उसके शॉर्ट नोट्स बना के, ठीक है। तो ये आपका हो गया है, इसके चारों क्वेश्चन आपके आंसर में आ गए हैं। फिर नेक्स्ट है इसके बाद ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स, ठीक है। ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स हमारा क्या है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स क्या है, हमारा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स है। यही कहता है ना, ट्रिप्सिन इनहिबिटर आपकी जो न्यूट्रिएंट्स है उनको बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देता। ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स किस में पाया जाता है, पल्सेस में पाया जाता है ना। तो वो ये क्या है, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स है जो आपके, क्योंकि ट्रिप्सिन है यानी कि ट्रिप्सिन एंजाइम को काम नहीं करने देता है, तो प्रोटीन बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम ग्लूटामेट क्या है, ये फ्लेवर इन्हेंसर है आपका, ठीक है। फ्लेवर को बढ़ाता है, इसका खुद का कोई फ्लेवर नहीं होता, ना ही कोई स्मेल होती है, लेकिन ये जो भी फ्लेवर आपने डाले होते हैं, जैसे चाउमीन में डालते हैं, तो चाउमीन के हर फ्लेवर को ये और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। यानी कि आपने उसमें मिर्ची डाली है, नमक डाली है, तो उनके फ्लेवर को बढ़ा देगा ये, ठीक है। खुद का इसका कोई फ्लेवर नहीं होता है सोडियम मोनोग्लूटामेट का, ठीक है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका इसमें टोकोफेरोल, तो आपका एंटीऑक्सीडेंट होगा। हाँ ये है टोकोफेरोल मतलब विटामिन ई, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट होगा, टोकोफेरोल हो गया ये। इसके बाद योगर्ट है। योगर्ट आपका प्रोबायोटिक्स होंगे, ठीक है। प्रोबायोटिक्स आपने देखा होगा, आजकल बहुत सारे प्रोबायोटिक्स ड्रिंक्स भी आ रहे हैं, मदर डेयरी ने भी निकाला है, मैं भी यूज़ करती हूँ उसे। तो कुछ नहीं होता, वो दही होती है एक तरीके की, ठीक है। तो वो प्रोबायोटिक्स आपका क्या है, दही है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें जो माइक्रोब्स होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया और जो बैड बैक्टीरिया आपने देखे होंगे, जो गुड माइक्रोब्स होते हैं वो आपकी स्टमक में जाकर के आपके स्टमक को हेल्दी बनाते हैं, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेयर को हेल्दी बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं, उसको योगर्ट में
पाए जाते हैं, वो जो आपने देखा होगा योगर्ट में माइक्रोब्स पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये प्रोबायोटिक्स है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी स्टिचिंग वाले से आया है, ये आपका इसमें स्टिचिंग है 300, 400, 500 एंड 200, जो अलग अलग तरह की स्टिचिंग है। तो इसमें 300 वाली को हम क्या बोलते हैं, लॉक स्टिच बोलते हैं, ठीक है। 300 के हमारी जो स्टिच के टाइप्स है ना, स्टिच के टाइप्स, तो ये आपकी क्या है, लॉक स्टिच है आपकी 300, ठीक है। 400 आपकी क्या है, 400 है आपकी मल्टी थ्रेड चेन स्टिच, ठीक है, मल्टी थ्रेड चेन स्टिच हमारी क्या है, 400 है। 500 है आपकी ओवर एज स्टिच, ठीक है, जो इस तरीके की होती है, ओवर एज स्टिच आपकी 500 है, ठीक है। 200 में आएगी आपकी हैंड स्टिच, ठीक है, 200 में क्या आएगी आपकी हैंड स्टिच। 200 किसको बोलते हैं, हैंड स्टिच को बोलते हैं। तो ये स्टिचेस के नाम है, ठीक है, स्टिच क्लासेस हैं और ये उसके नाम है, ठीक है, क्या काम वो करती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बॉडिक्स हो गया आपका, टॉयल्स हो गए, एथिलियर्स हो गए और मोडा प्रोंटा हो गए, ठीक है। ये आपके हैं एक तरीके से टर्मिनोलॉजीज हैं, ये क्लोथिंग से रिलेटेड, ठीक है। जैसे बॉडीज़ हैं, बॉडीज़ आपका क्या होती है, ये है आपकी वाइडली एक्सेप्टेड वर्जन ऑफ अ बेसिक डिज़ाइन, मतलब कोई भी बेसिक डिज़ाइन जो है, जो हर जगह से, जो हर जगह कोई भी जो बॉडीज़ हैं जिनका हर जगह से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो वो वाइडली एक्सेप्टेड वर्जन ऑफ अ बेसिक डिज़ाइन, बेसिक डिज़ाइन का सबने एक्सेप्ट कर रखा है वर्जन, ठीक है, वो क्या कहलाता है, बॉडीज़ कहलाता है। फिर है टॉयल्स हैं हमारे, टॉयल्स क्या हैं, लेस एक्सपेंसिव वर्जन ऑफ एन ओरिजिनल डिज़ाइन, ठीक है, एक ओरिजिनल डिज़ाइन का लेस एक्सपेंसिव वर्जन, जैसे कि जो वो है मनीष मल्होत्रा है, उसके लहंगे का कोई लोकल टेलर वैसा सेम टू सेम देख के बना ले, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका टॉयल्स हो जाएंगे। ये हमने पहले भी पढ़ा है, एक क्वेश्चन इसमें और भी आया था पहले, ठीक है। फिर है हमारा एथिलियर्स हैं, एथिलियर्स हमारे क्या है, एथिलियर्स होते हैं फ्रेंच वर्ड फॉर डिज़ाइनर वर्कशॉप, मतलब कोई ऐसी जिस रूम में, जिस एरिया में जो हमारा एथलर्स हैं वो काम, डिज़ाइनर्स काम करते हैं, उसको बोलते हैं एथिलियर्स, ठीक है। तो जैसे कि आपका ऑफिस एक तरीके से डिज़ाइनर का ऑफिस, ठीक है। फिर हम मोडा प्रोंटा है आपका, मोडा प्रोंटा में आएगा आपका इटालियन रेडी टू वेयर, ठीक है, रेडी टू वेयर कपड़े को हम क्या बोलते हैं, इटली में जो रेडी टू वेयर कपड़े आते हैं उनको हम बोलते हैं मोडा प्रोंटा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ट्रेड, राइजर, फ्लाइट और नोजिंग, ठीक है, और सॉफिट, ठीक है। ये सब हमारे स्टेप्स यानी कि जो सीढ़ियाँ होती हैं उसके पार्ट्स हैं। इसमें से पहले हम राइजर वाला क्वेश्चन कर भी चुके हैं लास्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। तो सीढ़ियों के अलग अलग तरीके के पार्ट्स हैं, मैंने आपको दिखाई भी थे। देखो ये हैं आपके स्टेयर्स के पार्ट, ठीक है, जिसमें से देखो ये आपका क्या है, ये नोजिंग वाला पार्ट है, ठीक है, ये आपका नोजिंग वाला पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा ये आपका क्या है, ये आपका ट्रेड वाला पार्ट है, ये आपका ट्रेड नोजिंग है, ये आपका राइज़र है, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका राइज़र है, और ये ट्रेड वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो होता है वो ट्रेड होता है, ठीक है। फिर आपका ये आपका है जो बिल्कुल किनारे का है, ये है आपका नोजिंग पार्ट, ठीक है। तो ट्रेड नोजिंग इधर वाला होगा और सबसे अंदर वाला होगा आपका फ्लोर नोजिंग, ठीक है। तो ये आपके नोजिंग पार्ट हैं। तो ये आपके स्टेयर्स के अलग अलग तरीके का पार्ट पूछा है इन्होंने कि कौन सा पार्ट आपका क्या काम करता है। और देखो ये वाला जो पार्ट है, ये सोफिट पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सोफिट बोलते हैं। और इस वाले एरिया को आप देख रहे हो, इसको क्या बोलेंगे, फ्लाइट बोलेंगे, ठीक है। ये वाला एरिया हमारा फ्लाइट हो गया, ठीक है। तो ये वाला एरिया आपका ट्रेड है, ठीक है, और जो ये उठा हुआ एरिया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, जिससे उसको क्या बोलते हैं, राइज़र बोलते हैं, जो उठा हुआ एरिया है बीच का जो है ये, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, राइज़र बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे स्टेयर्स के स्टेप्स हैं। हमें यही देखना है कि हमारे क्वेश्चन में कौन सा स्टेयर का स्टेप क्या काम करता है। तो इन्हीं स्टेप्स को हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में मैच करना है। तो आपका सबसे पहला आया है ट्रेड, ठीक है। ट्रेड क्या होते हैं आपके, ट्रेड होते हैं आपका हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द स्टेप्स वेयर फुट इज प्लेस, जहाँ पैर रखते हो जो सीढ़ियाँ चढ़ते समय, ठीक है, तो वो आपका क्या है, वो ट्रेड है, ठीक है। राइजर क्या होते हैं, राइजर होता है आपके वर्टिकल पार्ट, ठीक है। राइजर क्या होंगे आपके, वर्टिकल पार्ट होंगे, वर्टिकल पोर्शन ऑफ स्टेप्स, ठीक है, स्टेप्स के वर्टिकल पोर्शन आपके राइजर होते हैं। फ्लाइट क्या होती है आपकी, फ्लाइट है आपका फ्लाइट होती है आपकी सीरीज ऑफ स्टेप्स विदाउट प्लेटफॉर्म, ठीक है। फ्लाइट आपकी क्या है, सीरीज ऑफ स्टेप्स विदाउट प्लेटफॉर्म, ठीक है, बिना प्लेटफॉर्म के सीरीज ऑफ स्टेप्स हमारी किस में आएगी, फ्लाइट में आएगी। नोजिंग है आपका,
नोजिंग है द आउटलाइन प्रोजेक्टिंग एजेस ऑफ अ ट्रेड, ठीक है, जो आपके ट्रेड के की आउटलाइन जो है, ठीक है, वो नोजिंग है, ठीक है। द आउटलाइन प्रोजेक्टिंग एजेस ऑफ अ ट्रेड, ठीक है, ट्रेड की जो है बाहर, ट्रेड का बाहरी निकला हुआ किनारा, ठीक है, वो एजेस ये वाली जो थी, ठीक है, बिल्कुल स्टैप ये कॉर्नर जो था वो आपकी क्या थी, नोजिंग थी, ठीक है। फिर है आपका सोफिट है, सोफिट हो गया आपका अंडर सरफेस ऑफ स्टेयर्स, ठीक है, स्टेयर्स के नीचे का जो सरफेस है वो क्या कहलाएगा, सोफिट कहलाएगा, ठीक है। तो सही है। ट्रेड क्या हो गया, ट्रेड आपका हॉरिजॉन्टल पार्ट है जहाँ पैर रखते हो। राइजर आपका क्या हो गया, वर्टिकल पार्ट हो गया, जिससे वो सीढ़ी की वो जो है लेंथ जो है वो बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ती है। सीढ़ी की फ्लाइट क्या है, सीरीज ऑफ स्टेप्स है विदाउट प्लेटफॉर्म, ठीक है। सीरीज ऑफ स्टेप्स, जब आपके प्लेटफॉर्म में सीरीज ऑफ स्टेप्स होती है पर उसमें प्लेटफॉर्म नहीं होता, ठीक है, सीरीज ऑफ स्टेप्स है पर प्लेटफॉर्म नहीं होता उसमें, ठीक है, वो आपका फ्लाइट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका नोजिंग है द आउटर प्रोजेक्टिव एजेस ऑफ थ्रेड, हाँ, ठीक है, द आउटर प्रोजेक्टिव एजेस ऑफ थ्रेड ऑफ सोफिट है आपका अंडर सरफेस ऑफ स्टेयर्स, स्टेयर्स के नीचे वाला हिस्सा जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 67 वाला क्वेश्चन है, ऑर्निंग विंडो, ऑर्निंग विंडो हो गया आपका, डॉर्नर विंडो हो गया, क्लेरेस्टरी विंडो हो गया और स्काई लाइट हो गया, ठीक है। ये अलग अलग तरीके की क्या है, विंडोज़ है। जैसा हमने पहले भी हमने अपने टॉपिक्स में जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग वाला है उसमें अलग अलग तरीके की विंडोज़ पढ़ी थी, ये वही विंडोज़ हैं, बस इनके नाम इन्होंने चेंज कर दिए क्योंकि इन्हें अपने क्वेश्चन थोड़े से अलग दिखाने हैं, ठीक है। तो बाकी विंडोज़ हमारे वही हैं जो हमने टाइप्स ऑफ विंडोज़ इसमें पढ़ी है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, सबसे पहला है आपका ऑर्निंग विंडो, ठीक है। ऑर्निंग विंडो आपकी कौन सी वाली होती है, ऑर्निंग विंडो होती है आपकी विंडो यूनिट वेयर सैश इज हैंग्ड एट द टॉप ऑफ द विंडो फ्रेम, ठीक है। तो विंडो यूनिट जहाँ सैश जो होता है वो हैंग होता है टॉप ऑफ द विंडो फ्रेम के ऊपर, ठीक है। ये वाला, ये आपकी क्या है, ऑर्निंग विंडो है, ठीक है, ये ऑर्निंग विंडो होगी। फिर है डॉर्मर विंडो, डॉर्मर विंडो आपकी कौन सी है, डॉर्मर विंडो होती हैं आपकी जिसमें आपका विंडो प्रोवाइडेड नो स्लोप रूफ, ठीक है, जिसमें आपका कोई स्लोपिंग प्रोवाइडेड ऑन स्लोपिंग रूफ, ठीक है, जो स्लोपिंग रूफ में आपको विंडो मिलती है, बाहर को निकली हुई विंडो एक तरीके से, ठीक है। तो विंडो प्रोवाइडेड ऑन स्लोपिंग रूफ इस तरीके की रूफ है, यहाँ पे विंडो आपको मिल रही है, ठीक है, वो आपको क्या कहलाएगी, वो आपकी डॉर्मर विंडो कहलाएगी, ठीक है। फिर क्लस्टरी विंडो है, क्लस्टरी विंडो में आपका क्या है, क्लस्टरी विंडो है विंडो और सीरीज ऑफ विंडोज along द टॉप एज स्ट्रक्चरल वॉल यूजिंग एट अ नियर रूफ लाइन, ठीक है, छत की लाइन पर या उससे नज़दीक ढांचागत दीवार में शीर्ष के साथ खिड़कियाँ, ठीक है। जैसे ये आपकी दीवार है तो बिल्कुल यहाँ तक आपकी इतनी बड़ी बड़ी विंडो होंगी, ठीक है, बड़ी बड़ी विंडो, तो उनको क्या बोलते हैं, क्लस्टरी विंडो बोलते हैं। फिर है स्काईलाइट, स्काईलाइट में क्या है आपका, स्काईलाइट है अ वर्टिकल विंडो प्रोवाइडेड ऑन स्लोपिंग रूफ, ठीक है, जो आपकी वर्टिकल विंडो होती है, ये आपके स्लोपिंग रूफ में प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, ढलवा छत पर दी गई लंबवत खिड़की, ठीक है। तो ये 4 तरह की विंडोज़ हैं, इनकी फोटोग्राफ दिखाती हूँ मैं आपको भी, ठीक है। ये देखो, ये वाली जितनी भी विंडोज़ हैं ये ऑर्निंग विंडोज़ हैं, ठीक है। इस तरीके से जो हैंग करी हुई विंडोज़ होती हैं इनको क्या बोलते हैं, ऑर्निंग विंडोज़ बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरह की विंडो ये हो गई। अब हम दूसरी तरह की देखेंगे। देखो, ये डॉर्मर विंडो है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये इस तरीके से आपकी छत पर निकली हुई बाहर की तरफ जो विंडोज़ हैं इनको डॉर्मर विंडो कहते हैं, ठीक है, जैसे ये दिखाई दे रही है आपको, तो इनको क्या बोलते हैं, डॉर्मर विंडोज़, ठीक है, ये वाली। तो ये सब क्या है, हमारे डॉर्मर विंडोज़ के एग्जाम्पल है। देखो, ये वाला एग्जाम वो दिखाई दे रहा है ना, ये आपकी किसकी है, कौन सी है, क्लस्टरी विंडोज़ के एग्जाम्पल्स है, ठीक है, क्लस्टरी विंडोज़ के एग्जाम्पल। ये आपकी स्काईलाइट विंडोज़ हैं, जहाँ पे हम छत से कि हमारी लाइट कहाँ से आए, छत से आए, तो वो स्काईलाइट विंडोज़ कहलाती है, ठीक है, ये आपकी स्काईलाइट विंडोज़ है। तो ये अलग अलग तरीके के टाइप्स की विंडोज़ हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कुछ उन्होंने चाइल्ड्स के टाइप दिए हैं और उसको हमें सामने वाले से मैच करना है उनके पेयर स्टेटस के साथ, ठीक है। जैसे कि पहला क्या दिया है इन्होंने, पॉपुलर चाइल्ड है, तो पॉपुलर चिल्ड्रन कौन से होते हैं, जिन्हें क्या किया जाता है, पॉपुलर चिल्ड्रन है वो वाले जिन्हें आर फ्रिक्वेंटली नॉमिनेटेड एज बेस्ट फ्रेंड एंड आर रेयरली डिसलाइक बाय देयर पेयर, मतलब कि एक तो उन्हें फ्रिक्वेंटली आप अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहते हो, जो पॉपुलर चिल्ड्रन होते हैं उन्हें ऐसा, और उसे नापसंद करने वाले लोग भी कम होते हैं, मतलब लोग उन्हें पसंद करते हैं, तो वो तो पॉपुलर चिल्ड्रन हो गए, ये पहला हो गया। दूसरा है निगलेक्टेड चिल्ड्रन, वो होते हैं, दूसरा सेकेंड है निगलेक्टेड चिल्ड्रन जिन्हें इनफ्रिक्वेंटली नॉमिनेटेड एज बेस्ट फ्रेंड, मतलब इन्हें बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड के नाम पे नॉमिनेट नहीं किया जाता, बट आर नॉट डिसलाइक बाय देयर चिल्ड्रन, पर ऐसा भी नहीं है कि इन्हें डिसलाइक किया जा रहा है, मतलब ये निगलेक्टेड होते हैं
इनको कोई ध्यान नहीं देता, ना तो इन्हें फ्रेंड्स बनाते हैं और ना ही इन्हें डिसलाइक करते हैं, ठीक है। तो ये निगलेक्टेड चिल्ड्रन हो गए, इन्हें निगलेक्ट करते हैं। फिर रिजेक्टेड चिल्ड्रन है, रिजेक्टेड चिल्ड्रन है आपके वो वाले आर रेयरली नॉमिनेटेड एज समवन्स बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। इसका है समवन बेस्ट फ्रेंड, इसको शायद ही कोई अपना बेस्ट फ्रेंड बनाता है। और रिजेक्टेड चिल्ड्रन का आर एक्टिवली डिसलाइक बाय देयर पेयर्स, और इन्हें बहुत ज़्यादा लोगों को डिसलाइक, ये वाले बच्चों को डिसलाइक किया जाता है, डिसलाइक भी करते हैं और दोस्त भी नहीं बनाते हैं रिजेक्टेड वाले को, ठीक है। फिर आपका कंट्रोवर्शियल चिल्ड्रन वो वाले चिल्ड्रन होते हैं जिन्हें उनके जो साथ वाले दोस्त हैं वो आर फ्रिक्वेंटली नॉमिनेटेड बोथ एज समवन्स बेस्ट फ्रेंड आर बीइंग डिसलाइक, मतलब बेस्ट फ्रेंड भी बना लोगे आप और डिसलाइक भी करोगे उसे, ठीक है, जो आपके कंट्रोवर्शियल वाले चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ वाला इसका आंसर है, ठीक है। तो पहले वाले का कौन सा है, पॉपुलर चिल्ड्रन कौन से होते हैं, पॉपुलर चिल्ड्रन वो वाले होते हैं जिन्हें हम पसंद भी करते हैं और अपना दोस्त भी बनाना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरा है आपका निगलेक्टेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं, जिन्हें हम ना तो पसंद करते हैं, मतलब उन्हें हम नापसंद भी नहीं करते हैं और उन्हें हम दोस्त भी नहीं बनाना चाहते, मतलब दुश्मनी भी नहीं है उनसे, हम पसंद भी नहीं करेंगे उन्हें, नापसंद भी नहीं करेंगे, पसंद या नापसंद हम उन्हें कुछ नहीं करते, ठीक है। और ना ही हम उन्हें दोस्त बनाना चाहते हैं। रिजेक्टेड चिल्ड्रन वो है जिन्हें हम पसंद नहीं करेंगे और उनको हम दोस्त भी नहीं बनाना चाहेंगे, ठीक है। कंट्रोवर्शियल चिल्ड्रन वो है जिन्हें हम दोस्त तो बनाना चाहते हैं पर साथ ही साथ हम उन्हें पसंद भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के 4 तरह के हम आपके पीयर स्टेटस हो गए इस तरह के बच्चों के, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये उससे है आपके रिफ्लेक्सेस से, कि इसमें है बेबिन्स की रिफ्लेक्स है, मोरो रिफ्लेक्स है, रूटिंग है और टॉनिक नेक है, ठीक है। ये आपके रिफ्लेक्सेस से आया है क्वेश्चन। बेबिन्स की सबसे पहले बेबिन्स की है। बेबिन्स की में क्या होता है आपका, बेबिन्स की में आप फैन आउट टोज ट्विस्ट फ्रंट ट्विस्ट फुट इन, ठीक है। अगर आप अपने जो छोटा बेबी है, ये 12 मंथ तक लगभग बेबी में पाया जाता है ये, तो अगर आप उसके जो पैर के जो नीचे टोज होते हैं, जो तलवे होते हैं, उसमें जब आप टच करोगे तो वो अपने फिंगर्स को क्या करते हैं, टोस को फैन इन और फैन आउट करते हैं, ठीक है। उसको बेबिन्स की बोलते हैं, ठीक है। जब पैर के नीचे वाले पोर्शन में टच करोगे तो वो उस तरीके से फैन इन और फैन आउट करता है अपनी फिंगर की उंगलियों को, ठीक है। तो उसको बेबिन्स की बोलते हैं। इसके बाद मोरो है। मोरो कौन सा है आपका, मोरो होता है आपका स्टार्टल रशेज बैक head back flings out arms and legs and then rapidly close them to center of body, मतलब कि अगर आप उनको कोई झटका लगेगा तो एकदम से क्या करेंगे, दोनों हाथों से वो सामने अपने आप को पकड़ने की कोशिश करते हैं मोरो रिफ्लेक्स में, ठीक है। रूटिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, रूटिंग रिफ्लेक्स में आप अगर टर्न हेड आप हेड को टर्न करोगे रूटिंग रिफ्लेक्स में, तो जैसे कि आपने उसके जहाँ से भी उसे स्टिमुलाई मिलेगा वो उस तरफ को अपना टर्न करता है हेड को, ठीक है। ओपन माउथ बिगन सकिंग, ठीक है। जैसे कि आपका अगर आप उसके बेबी के चीक पे एक फिंगर लगाओगे तो जिस तरफ से फिंगर लगी है वो उसी तरफ अपने हेड को टर्न करने लगता है। ये आपके इनबॉर्न होते हैं सारे रिफ्लेक्सेस, ठीक है। बच्चे के अंदर इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस हैं, कहीं ना कहीं सर्वाइव में उनकी हेल्प करते हैं। टॉनिक नेक में क्या है, टॉनिक नेक में आपका क्या होता है कि फॉर्म्स फिस्ट एंड बोथ हैंड्स एंड यूजुअली टर्न हेड्स टू द राइट, ठीक है। फॉर्म फिस्ट, दोनों हाथों से मुट्ठी बनाना और सामान्यतः सिर को दाईं ओर मोड़ना, ठीक है। ये आपका क्या होता है, टॉनिक नेक बोलते हैं इसे, ठीक है। टॉनिक नेक के पोजीशन, ठीक है। इसको फेंसिंग पोजीशन भी बोलते हैं क्योंकि बेबी क्या करता है इस पोजीशन में अपने आप को ये देखो इसका एक हाथ आपका इतने फेंसिंग पोजीशन में होगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं टैनिक नेक। ये देखो आप इसकी गर्दन कैसे भी घुमाओ ये फिर वहीं घूम फिर के वहीं आ जाएगी इसकी गर्दन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, ठीक है। देखो ये है मोरो रिफ्लेक्स, ठीक है। बच्चों को ऐसा लगेगा कि मैं गिर रहा हूँ तो अपने आप को पकड़ने की कोशिश करता है, ऐसे इसमें कर रहा है वो, ये ठीक है, ये ठीक है। इसमें वो बच्चा क्या करता है, शॉक हो रहा है तो वो अपने आप को पकड़ने की कोशिश करता है दोनों हाथों से। रूटिंग रिफ्लेक्सेस में क्या होता है, बेबी को जहाँ से भी स्टिमुलस मिलता है जिस तरफ से भी वो अपनी गर्दन उसी तरफ घुमा देता है, ठीक है। तो ये आपका रूटिंग, ये आपका बेबिन्स की रिफ्लेक्स है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका देखोगे आप तो ये यहाँ जो बेबी का वो ये देखो ये वाला, ठीक है। तो आप जब इसको करोगे जैसे ये इसमें दिखाई दे रहा है ये बेबिन्स की वाला, तो यहाँ पे जब आप फिंगर लगा रहे हो इसमें तो ये आपकी ये जो फिंगर्स हैं इसको फैन इन और फैन आउट करता है, ठीक है। जैसे फैन चलता है ना आगे इन फिंगर्स को आगे पीछे करेगा वो, ठीक है। तो ये बेबिन्स की रिफ्लेक्स है ये। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम इसे लास्ट क्वेश्चन पे मानते चल रहे हैं।
बाकी के क्वेश्चन अब हम कल करेंगे। तो इसमें आप देखोगे, इसमें इन्होंने SDG दिए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। इसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, इसमें 2030 तक एक टारगेट लिया गया है, उस टारगेट के अंतर्गत हमें इन गोल्स को बनाना है, ठीक है। तो इन गोल्स को अचीव करना है हमने। तो सबसे पहला जो आपका है 2030 तक जो सोचा गया है कि SDG 1 में आपका क्या आएगा। 1 में आपका सिंपल है, सबसे पहले आएगा आपका नो पॉवर्टी। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि सबसे पहले आप क्या मिटाना चाहोगे, गरीबी मिटाना चाहोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या मिटाना चाहोगे, गरीबी मिटाना चाहोगे, तो नो पॉवर्टी। SDG 2 का क्या होगा, फिर जीरो हंगर। अगर गरीबी मिटेगी तो सबसे पहले क्या होगा आपका, मेन जो होगा आपकी भूख को हम कंट्रोल करेंगे, मतलब कोई भी भूखा ना रहे, ठीक है। फिर SDG जो हमारा 3 है, SDG 3 में है आपका, फिर आपको हंगर होगी, कंट्रोल हो जाएगी, मतलब हर कोई भी भूखा नहीं रहेगा, तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग होगी, ठीक है। SDG 4 होगा आपका क्वालिटी एजुकेशन। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले पॉवर्टी को हटाना है, फिर भूख को कंट्रोल करना है, मतलब कोई भूखा ना रहे, फिर हेल्थ अच्छी होगी तो ऑब्वियसली 4th नंबर पे आपकी क्या आ जाएगी, क्वालिटी एजुकेशन। फिर आप किसके बारे में सोचोगे, एजुकेशन के बारे में सोचोगे। इसके बाद 5th में आपका जेंडर इक्विवेलेंट है, ठीक है। जेंडर इक्विवेलेंट क्या बोलते हैं उसे, जेंडर इक्विवेलेंट के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो ये आपका है SDG के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स। ये 17 गोल्स हैं लगभग, आपको 17 के 17 गोल्स हैं वो याद करने हैं। चलो आज 70 क्वेश्चन हमारे अब लगभग कंप्लीट हो गए हैं। बाकी के जो अब 30 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर के बचे हैं वो हम नेक्स्ट पेपर वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।